नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही साथ सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके हम बताते हैं। अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी सवाल आपके पास है तो प्लीज हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर नोट कीजिए 022-2300-1634 और इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है दूसरा नंबर 022-2300-1635। आप हमें फेसबुक पर भी संपर्क कर सकते हैं @ZEE Business Online और एक्स यानी कि ट्विटर पर हैं तो हमारा हैंडल है @ZEE Business। अपने सवाल हमें भेजिए, बस आपको हैशटैग इस्तेमाल करना है, हैशटैग बाजार आज और कल। और मेरे साथ सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। सुदीप जी के पास चलें उससे पहले देख लेते हैं शुक्रवार के बाजार में कुल मिलाकर कैसा रहा कारोबार। तो देखिए, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तगड़ा एक्शन देखने को मिला। बाजार के प्रमुख इंडेक्स सुस्त शुरुआत के बाद टूटे, लेकिन अंत में बढ़त बाजार के साथ बाजार जो है वो बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 167 अंक चढ़कर 71,595 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 64 अंक चढ़कर 21,782 के स्तर पर पहुंचा, जबकि बैंक निफ्टी 622 अंक उछलकर बंद हुआ। बाजार को बैंकिंग सेक्टर का जोश मिला, साथ ही साथ एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर से भी खरीदारी हुई, जबकि ऑटो और मेटल सेक्टर में बिकवाली हुई। और अब रुक करते हैं बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं शुक्रवार के बाजार का हाल। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन और भारी उतार चढ़ाव। सेक्टोरल टर्निंग भी, कुछ सेक्टर बड़ी तेजी में तो कुछ सेक्टर्स में बड़ा भारी भरकम नुकसान। ऐसा हुआ क्यों? पहली चीज, दुनिया भर के बाजारों से संकेत ठीक थे, न बड़ी तेजी के न बड़ी मंदी के, थोड़े पॉजिटिव साइड पर, लेकिन भारतीय बाजारों में गिरावट का मामला तय था। क्यों? एक तो ये कि कल जिस तरह से आरबीआई की पॉलिसी के बाद बैंकिंग शेयरों ने गिरावट दिखाई, उससे मूड माहौल थोड़ा सा ढीला हो गया। उसके ऊपर कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट, वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स सब मिलाकर जो करीबन 10,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली का नंबर था, वो थोड़ा सा हिलाने वाला था। तो इन सब को देखते हुए शुरुआत कमजोर होनी थी, लेकिन शुरुआत हुई एकदम फ्लैट शुरुआत होने के बाद बाजार थोड़े गिरने लगे, गिरते गिरते, और ये गिरने का जो शुरुआत और दबाव जो बनाया वो सरकारी कंपनियों ने बनाया। तो आज अब तक की बाजार की सबसे मजबूत माने जाने वाली सरकारी कंपनियां कमजोर होती दिखी। निफ्टी गिरते गिरते 21,625 के लेवल के आसपास पहुंच गया। 21,800 से 21,625, लगभग 200 पौने 200 पॉइंट का फॉल आपको नजर आया। अब आइए बैंक निफ्टी, खुला फ्लैट था, एक बार 45,000 के नीचे पहुंचा, लेकिन 44,850 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वहीं पर सपोर्ट लेकर घूम गया, और घूमा भी ऐसा कि बस पूछे मत। अगर सरकारी कंपनियां कमजोर हो रही है तो सपोर्ट के लिए बैंकिंग शेयर तैयार है। आज ये साफ तौर पर इंडेक्स मैनेजमेंट का ट्रेंड दिखा, और वैसे ही सुबह से संकेत आ गए थे कि नीचे इंडेक्स में सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, ये कुछ स्टॉक्स जैसे रिलायंस जो इंडेक्स को सपोर्ट देते हैं, ये सुबह से मजबूत होना शुरू कर चुके थे, और उसके बाद लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से आई। बढ़ते बढ़ते आज अच्छी मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों की तरफ बंद होने में कामयाब रहे बाजार। 21,800 का हाई था, 21,782 पर हम बंद हुए, 60-65 पॉइंट ऊपर। इसके अलावा 45,625 के आसपास हम बंद हुए बैंक निफ्टी पर, यहाँ पर भी 600 पॉइंट का इजाफा रहा। निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में करीबन 850 पॉइंट की रिकवरी इंट्राडे में भी देखने को मिली। हाँ, अगर कमजोरी कहीं थी तो आमतौर पर मजबूत रहने वाले शेयरों में, और वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। 1% घटकर बंद हुए। सरकारी कंपनियों के शेयर कई परसेंट, 5% से ज्यादा घटकर बंद हुए। तो आज करेक्शन जो दिखा ब्रॉडर मार्केट में दिखा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखा, पीएसयू शेयरों में दिखा, जो कि ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के फेवरेट है। लेकिन इन सब के विपरीत दिग्गजों ने फाइनली बाजार को संभाला। तो हफ्ते के आखिरी दिन इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो क्लोजिंग बुरी नहीं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आज अच्छा खासा करेक्शन बाजार को झेलना पड़ा। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 142 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 421 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर स्वागत है सुदीप जी।
सर, वर्तमान स्थिति क्या लग रही है मार्केट की और दशा दिशा क्या है? स्थिति तो अच्छी है। देखिए, फंडामेंटली नथिंग हैज चेंज्ड इंडियन मार्केट में। जो मैक्रो फैक्टर्स हैं बहुत स्ट्रांग है। ग्लोबल जो जो हेडविंड्स थे, ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, वहां पे बहुत कुछ सुधार नहीं आया है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ऑयल प्राइसेस जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इंडिया में सिग्निफिकेंट ऑयल इंपोर्ट होता है। तो ऑयल प्राइसेस $80 पर बैरल ब्रेंट के नीचे और इसके आसपास घूम रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो फिस्कल जो पोजीशन इंडिया का है, इससे स्ट्रेंथन होता है, कोई गड़बड़ नहीं होता है। तो हम लोगों को लगता है कि इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव मूड बरकरार रहेगा। वोलेटिलिटी जरूर थोड़ा रहेगा, और जैसे अभी इलेक्शन के सीजन, इलेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो जिनको कि FIIs की मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनको कि चाइना रिलेटिवली अंडरवैल्यू दिख रहा है, तो चाइना में शायद थोड़ा बहुत बेटिंग कर रहे हैं और इंडिया से थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जो है, उनका नजर अभी भी इंडिया पे टिका हुआ है और वो इंडिया में पैसा लाते रहेंगे। टेम्पोररी फ्लक्चुएशन, टेम्पोररी FIIs आउटफ्लो, ये सब देखने को मिलेगा। पर अगर हम 3 से 6 महीने का एक व्यू ले, तो वहां पे हम लोगों को FII इनफ्लो भी पॉजिटिव लग रहा है, FII फ्लोज भी बहुत पॉजिटिव लग रहा है। डोमेस्टिक जो SIP के जरिए मार्केट में पैसा आ रहा है, वो भी तगड़ा है। तो ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव बायस मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बरकरार रहेगा। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा है, रिजल्ट्स बाय एंड लार्ज इन लाइन है। जो क्रेडिट पॉलिसी है वो ठीक ठाक था, मार्केट को पसंद नहीं आया, थोड़ा बहुत गिरावट आया था, फिर वापस रिकवर हो रहा है। तो ये सब मिला के मैं यही कहूंगा कि कोई स्थिति चेंज नहीं हुई है, पॉजिटिव बायस बरकरार रखना चाहिए। राइट सर, तो ये है बाजार की मौजूदा स्थिति पर सर की राय। अब जरा कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, उनके सवाल भी ले लेते हैं। नितिन जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत। पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार सर। मैंने लिए है कोल इंडिया। कोल इंडिया हाँ सर, 420 पे लिए हैं जी। और सर मैंने लिए है ट्रिजेंट टेक्नोलॉजी। ट्रिजेंट टेक्नोलॉजी, ओके ओके जी। कोल इंडिया किस भाव पर लिया आपने? सर मैंने 420 पे लिए हैं। 420। और ट्रिजेंट? सर मैंने आज ही लिए ट्रिजेंट जी, सर मैंने आज ही लिया है, मौजूदा भाव पर लिया आपने। ओके ठीक है, ठीक है। सुदीप सर, क्या करना चाहिए कोल और ट्रिजेंट टेक्नोलॉजीज पर? एक एक करके मैं बताता हूं। देखिए दीपक जी, कोल इंडिया बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और एक टाइम पे था कि सब लोग कोल इंडिया से निकल रहे थे क्योंकि ओल्ड एनर्जी था, नया एनर्जी की तरफ रुझान था सबका। पर आज के दिन में वो प्रूफ हो गया है कि जो ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन होने में 10 साल 20 साल शायद लगेगा, और तब तक कोल इंडिया और कोल इंडिया का कोल का डिमांड बरकरार रहेगा। और जैसे इंडिया में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, गांव-गांव तक हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और इसके चलते कोल का डिमांड भी बढ़ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे यह है, कोल इंडिया का एफिशिएंसी थोड़ा ठीक नहीं था, वो एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा हो गया है। और ये सब नजर में रखते हुए ये साफ हो रहा है कि कोल इंडिया का जो प्रोडक्ट, कोल इंडिया का जो परफॉर्मेंस, वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है और होगा भी। और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखें तो कोल इंडिया हम लोग को लगता है अभी भी अट्रैक्टिव है, अच्छा खासा डिविडेंड पेमेंट करता है, तो निवेश करने के लिए अच्छा शेयर अभी भी है, तो यहाँ पे बेझिझक निवेशित रह सकते हैं। दूसरा जो ट्राइजन जो लिया है इन्होंने, ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं, और इनका जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, ऐसे मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ बहुत काम करते हैं ये ट्राइजन टेक्नोलॉजीज। और आज के दिन में इनका जो प्रोडक्ट है, सर्विस का डिमांड भी अच्छा खासा है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच के आपने लिया है तो निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है नितिन जी के लिए राय। अब उत्तर प्रदेश से अमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। सुदीप जी। हाँ, नमस्कार सर।
सर मेरा जो क्वेश्चन है सर वो स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड को लेकर के है। सर मैं इसमें 2 साल से फंसा हुआ हूँ। इसमें मैंने 670 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदा था 400 शेयर, जो कि मैं काफी लॉस में चल रहा हूँ। मेरे को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या मैं सेल कर दूं सर? ठीक है अनिल जी। और स्टोव क्राफ्ट 670 के लेवल पर इनकी खरीदारी है सर। सुदीप सर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, वैसे कंपनी में तो खास कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने बिल्कुल ऊपर भाव में ले लिया है। और मैं अगर आप उस भाव का इंतजार कर रहे हैं, क्या उस भाव के ऊपर जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उसका इंतजार मत करिए। आप लॉस बुक कर लीजिए, दूसरे किसी शेयर में, दूसरे किसी क्षेत्र में निवेश कीजिए। फंडामेंटली ये compete करते हैं टीटी के प्रेस्टीज जैसे कंपनी के साथ, हॉकिंस, टीटी के प्रेस्टीज ऐसे कंपनीज के साथ compete करते हैं। मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, पर वैल्यूएशन क्योंकि आपने बहुत ऊपर लिया है, इसीलिए मेरा सलाह ये है कि इस पे एग्जिट करके दूसरे किसी क्षेत्र में निवेश करिए। ठीक है, तो ये है राय सुदीप सर की स्टोव क्राफ्ट पर। रवि कुमार भटिंडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत। पूछिए सुदीप सर से अपना सवाल। सर मैंने एनएचपीसी के बारे में पूछना है और आईओबी के बारे में। एनएचपीसी और आईओबी क्या किस भाव पर खरीदारी है आपकी? सर एनएचपीसी 100 पर और आईओबी 60 पर। आईओबी 60 पर और एनएचपीसी 100 पर। क्या सलाह देना चाहेंगे सर, सुदीप सर? देखिए, एनएचपीसी अच्छा कंपनी है। जैसे हम जानते हैं हाइड्रो पावर में दिग्गज कंपनी है। और मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, इंडिया में पावर का डिमांड बहुत बढ़ रहा है और इसी के कारण सारे पावर कंपनीज में एक पॉजिटिव मोमेंटम जारी है, बरकरार है। और ये मोमेंटम चलता रहेगा अगला 5-10 साल। और एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी समझना है कि पहले पावर सेक्टर में बहुत सारे इनएफिशिएंसीज थे, ट्रांसमिशन लॉसेस था, जो इनके जो पावर के पेमेंट्स में बहुत दिक्कत होता था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वो इश्यूज बहुत हद तक सॉल्व हो गया है। इसीलिए एक स्मूथ स्ट्रक्चर्ड वे में पावर कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एंटायर पावर सेक्टर फंक्शन कर पा रहा है। इसीलिए सारे पावर सेक्टर्स के कंपनीज में इन्वेस्टर्स का अभी पॉजिटिव मूड है। और एनएचपीसी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप इस पे निवेशित रहिए। ये कहा जा रहा है कि एनएचपीसी को शायद ग्रीन एनर्जी कंपनी माना जाएगा और ये इसका जो डिमांड है, इसका परफॉर्मेंस है, इसका एक्सपेंशन है, ये सब चलता रहेगा, तो आप इसमें निवेशित रहिए। दूसरा, आपने पब्लिक सेक्टर का बैंक में खरीदारी की है, आईओबी। हमारा मानना ये है कि बीएफएसआई का थोड़ा बहुत इंटरिम में थोड़ा बहुत दिक्कत, थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आता है, पर अगर आपने लंबी अवधि के लिए लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निवेशित रहिए। क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे अभी भी आईओबी अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 साल प्लस का नजरिया से निवेशित रहिए। ऑलराइट सर, तो ये है रवि जी के लिए एनएचपीसी और आईओबी पर सलाह। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए सर सुदीप जी से अपना सवाल। मेरे पास एलएनटी के जो भी शेयर हैं, मैं 2883 के भाव से खरीदा था। 2883 के भाव पर खरीदा था आपने? जी, क्या उसको अभी आज की स्थिति जो दिख रही है उसमें रखना चाहिए या ठीक समझ गए चंद्रशेखर जी। सुदीप सर क्या सलाह देंगे? बिल्कुल रखना चाहिए। अगर आपने लंबी अवधि के लिए लिया है तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आपने अभी भी अच्छे भाव में लिया है, 2800 में लिया है। हम लोग तो इसमें 4000 रुपया का टारगेट देख रहे हैं। बहुत अच्छा कंपनी है। सारे जो फैक्टर्स हैं, एक कॉन्फ्लुएंस हुआ है सारा फैक्टर का, पॉजिटिव फैक्टर्स का। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सरकार का, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा फोकस है। ग्लोबली 1/3 इसका ऑर्डर बुक अभी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक है। इसका पुराने ऑर्डर्स जहाँ पे लो मार्जिन थे वो खत्म हो रहे हैं, नए हाई मार्जिन ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मार्जिन प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है। अनरिलेटेड जो एसेट्स है वहां से एग्जिट कर लिया है, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ गया है। तो इस सारे फैक्टर्स नजर में रखते हुए यहाँ पे तो हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को। पर आपने अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो शायद प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कल सुबह आपको बहुत बड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपका नजरिया बिल्कुल शॉर्ट टर्म का है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 2800 में लिया है, 3300 प्लस प्राइस है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर आपका नजरिया 6 महीना प्लस का भी अगर है तो निवेशित रहिए।
ठीक है, तो लंबे अवधि का अगर नजरिया है तो निवेशित रहिए। सुदीप सर ने जैसे बताया कि वो देख रहे हैं कि 4000 के आसपास का अपसाइड मूव इस स्टॉक में भी गुंजाइश बाकी है, और शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी एंट्री है बढ़िया लेवल्स पर। अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी अगले हफ्ते के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सलाह दे रहे हैं। जब सोमवार को ट्रेड के लिए लौटेंगे तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों से कैसे संकेत मिलते हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 15 पॉइंट नीचे तो नैस्डैक फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। अब आइए सपोर्ट के लिहाज से 21,625, 21,700, 725 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा सोमवार के लिए। ऊपर की तरफ 21,850, 21,950 वो रेंज है जहां पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 45,500 के आसपास लेगा सपोर्ट, इसके नीचे जाने पर सीधा 45,000 के पास सपोर्ट है, और ऊपरी स्तरों पर 45,800 से 46,000 की रेंज वो है जहां पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। इस पर नजर रखनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्या है, क्या मिड कैप शेयरों का, स्मॉल कैप शेयरों का और पीएसयू शेयरों का करेक्शन एक दिन में खत्म हो गया या थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है होगा, क्योंकि बाजार का मूड वहीं से डिसाइड होता है। तो इंडेक्स तो मजबूत है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको सोमवार को भी बाजार में देखने को मिलेगा। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए मैम, सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। जी गुड इवनिंग दीपक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो हमने देखा है कि बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी स्ट्रांगली नजर आते हुए दिख रहा है। इस वीक हमने देखा है कि बैंक निफ्टी जो है वो पूरे स्ट्रेंथ में आते हुए दिखा है, स्पेशली लेड बाय पीएसयू बैंक। तो यहाँ आज मेरा पहला पसंदीदा काउंटर जो है वो है एसबीआई। वीकली बेसिस पे एक रेंज ब्रेकआउट हमने देखा है स्टॉक में, काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ पिछले 3 दिनों से अच्छे ओपन इंटरेस्ट के एडिशन हुए हैं। तो यहाँ पे रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे, 730 के कॉल ऑप्शन के में खरीदारी करें, 16 की स्टॉप लॉस और 28 का एक टारगेट बनते हुए दिख रहा है इधर। दूसरा पिक है मेरा सीमेंट स्पेस में से, यहाँ भी एक काफी अच्छा एक्शन है, और पूरे ही बाजार में ये एक ऐसा सेक्टर वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एसीसी पसंद आ रहा है मुझे। ये स्टॉक ने एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है डेली फ्रेम में। एक ग्रेजुअल बेसिस पे हमने देखा है कि कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट की इंडिकेशन है। एक आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 2640 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी के मौके ढूंढे, 66 के स्टॉप लॉस और 110 के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी। तो दो हैं ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी। एसबीआई खरीदारी की सलाह 703 के कॉल ऑप्शन पर, 16 का स्टॉप लॉस, 28 का टारगेट पहला, और दूसरा एसीसी 2640 कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह, 66 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है 110 के टारगेट के लिए। ये है सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। फटाफट से चलते हैं सुदीप सर के पास। सुदीप सर, मौजूदा माहौल में एक लॉन्ग टर्म पिक अगर आपकी कोई हो तो हमारे दर्शकों को दें सर। देखो दीपक जी, 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। पहला टेक्सटाइल क्षेत्र का दिग्गज कंपनी इंडोकाउंट। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बेड लिनन और होम टेक्सटाइल सेगमेंट का है। कैपेसिटी एक्सपेंशन होने के बाद 153 मिलियन मीटर कैपेसिटी एनुअलाइज्ड लेवल पे हो गया है। मार्की सारे क्लाइंट्स हैं इसके, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है विद चाइना +1 जो स्ट्रेटेजी ग्लोबल कंपनीज ने लिया है एक्विजिशन प्रोडक्ट खरीदने का, उसके जरिए, और ये जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। कॉटन प्राइसेस कम होने के कारण इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ है, इसका भी बेनिफिट प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल और कस्टमर रिलेशनशिप होने के कारण उनको बेनिफिट भी मिलता है। और आने वाले दिनों में जो एफटीए पर्टिकुलरली यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने का है, और भी कुछ कंट्रीज के साथ बात चल रहा है, अगर एफटीए साइन होता है तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा इसको मिलेगा। 320 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा, रोजारी बायोटेक। इसमें देखिए, इस कंपनी में बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है और एक्विजिशन भी बेहतरीन किया है। एक तो इन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन टू होम, पर्सनल, परफॉर्मेंस केमिकल और एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशन सेगमेंट में किया है, उसके जरिए बहुत अच्छा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। और एक्विजिशन, 2 एक्विजिशन किया है, यूनिटॉप केमिकल्स और ट्रीस्टार इंटरमीडिएरीज। ये दोनों ईपीएस एक्रेटिव शुरू से ही था,
और इसके जरिए इनका बिजनेस और भी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बास्केट बढ़ गया है। केपेक्स प्लान इन्होंने जो लिया है यूनिटॉप केमिकल्स के लिए, उससे ये विजिबल हो रहा है कि इनका बिजनेस आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। फोकस ऑन मार्जिन एक्सपेंशन, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कंपनी का है, जो कि बहुत अच्छा है एज ए इन्वेस्टर। और जो पुराना जो इनका ओरिजिनल सेगमेंट था, टेक्सटाइल एंड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट, वहां पे भी रिकवरी हो रहा है और आने वाले दिनों में वहां पे भी बेनिफिट्स मिलने की संभावना है। ओवरऑल 900 रुपए का टारगेट एक साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह देते हैं। इंडोकाउंट 320 के टारगेट के लिए एक साल के अवधि के लिए, और रोजारी बायोटेक 900 के टारगेट के लिए आप साल भर की अवधि के लिए। ये है लॉन्ग टर्म पिक सुदीप सर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप बंदोपाध्याय सर, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, स्ट्रैटेजी भी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाजार अगले हफ्ते में इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।